क्या 2026 से पहले छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और मीडिया की सुर्खियों का कारण भी बना रहता है। पर आज जो घटना हुई, उस घटना के बाद से यह अंदाजा लगाना बिल्कुल सही होगा कि शायद छत्तीसगढ़ 2026 के शुरुआती महीने या यूं कहें छत्तीसगढ़ दिसंबर के अंत तक नक्सल मुक्त ना हो जाए। ये बात मैं किसी प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ नहीं कह रहा, ये बात मैं बड़े उत्साह और उमंग के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आज जो घटना घटी उसके बाद से ये माना जा रहा है कि ये नक्सलियों की ताबूत या यूं कहे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। क्या हुआ आज बस्तर में जो इतना चर्चा का विषय बना हुआ है देश और विदेश में? ऐसा क्या हुआ नक्सलियों के मन में कि वो अब हथियार छोड़कर संविधान की ओर लौट रहे हैं? और ऐसी किन शर्तों पर उन्होंने अपनी बात मनवा ली सरकार से कि सरकार ने भी सहजता से उनकी बात स्वीकार कर ली? आज हम सब विषयों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। 17 अक्टूबर 2025 आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। करीब 4 दशक से छत्तीसगढ़ जिस नक्सलवाद से ग्रस्त था, आज उस नक्सल मुक्त होने की कगार पर खड़ा हुआ है। कगार पर आने का एक सबसे बड़ा कारण सरकार की नीतियां मानी जा रही है। इसके साथ ही आम जनता जो कभी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए नक्सली बन जाते थे, उनका यह भ्रम टूट गया है और अब वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और हथियार छोड़कर संविधान थामना चाहते हैं। ये नजारा आज हमें बस्तर में देखने को मिला कि करीब 208 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया और उनके हाथों में गुलाब और संविधान की प्रतियां दी गई। ये इस बात का परिचायक है कि देश में अब भी संविधान जिंदा है और लोग संविधान के प्रति आज भी उतनी आस्था रखते हैं कि वे माओवाद या यूं कहे खून खराबा छोड़कर आम जिंदगी जीना चाहते हैं। ये नक्सली कोई छोटे मोटे नक्सली नहीं हैं। इनमें 25,000 से लेकर 1 करोड़ तक के इनामी नक्सली शामिल है और ये नक्सली जिस नेता के नेतृत्व में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो नेता छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की आवाज थी या यूं कहे नक्सलियों का प्रवक्ता था और उस नेता का नाम है रूपेश। रूपेश से जब पत्रकारों ने चर्चा की तो रूपेश ने कहा कि हम आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, हम बस समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन और आदिवासियों के लिए जारी रहेगी। इसके साथ ही रूपेश की यह शर्त भी है कि उन्हें और उनके साथियों को किसी भी प्रकार के नक्सल ऑपरेशन से ना जोड़ा जाए और उन्हें एक सामान्य सी जिंदगी जीने दिया जाए। सरकार ने उसकी इस मांग को खुले हाथों से स्वीकार किया, जिसका परिणाम है कि आज अब तक का सबसे बड़ा नक्सल आत्मसमर्पण अभियान आज बस्तर में संपन्न हुआ। इस अभियान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। इसके साथ ही बस्तर के नक्सल मोर्चा के सभी अधिकारी और पदाधिकारी भी उपस्थित थे। और विशेष बात यह है कि इसके ठीक एक दिन पहले गढ़चिरौली, जो कि महाराष्ट्र का इलाका है, वहां पर भी करीब 61 नक्सलियों ने अपने नेता के नेतृत्व में आत्मसमर्पण किया। गढ़चिरौली और जो बस्तर है, ये वर्तमान में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं और नक्सलियों का प्रभुत्व केवल यहीं तक सीमित हो गया है। पर इन दोनों आत्मसमर्पण के बाद ये माना जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद बिल्कुल शून्य की कगार पर पहुंच गया है। तो क्या है वो पूरी कहानी, हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सामान्य समर्पण की प्रमुख घटनाओं के बारे में समझते हैं। स्थान क्या है? बस्तर। तारीख है 17 अक्टूबर 2025। इस तारीख को याद कर लीजिए क्योंकि ये तारीख छत्तीसगढ़ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से आज अंकित हो गई है, क्योंकि इस दिन छत्तीसगढ़ को माओवाद मुक्त करने के लिए या समाज के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए करीब 208 नक्सली सामान्य धारा से जुड़ गए हैं, जिनका स्वागत संविधान और
गुलाब के फूल के साथ किया गया है। स्थान क्या है? जगदलपुर, बस्तर संभाग में है, दंडकारण्य क्षेत्र। कहां? जगदलपुर, बस्तर संभाग, दंडकारण्य क्षेत्र। कुल नक्सलियों की संख्या की बात करें तो इस वीडियो को बनाने तक हमारे पास जो डेटा था वो 208 नक्सली होने की संभावना है। इसके साथ नक्सली तो आए हैं, पर नक्सली सिर्फ खाली हाथ नहीं आए हैं, नक्सली हथियारों के साथ आए हैं, जिसमें कौन कौन से हथियार है हम उन पर भी बात करेंगे। तो AK-47 ये वो हथियार है जिसे रशिया ने बनाया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जिसे ये कहा जाता है कि एक बार अगर इसकी गोली सीने से पार निकल जाए तो प्राण हमेशा के लिए उड़ जाते हैं। उनकी संख्या 19 है, SLR की संख्या 17 बताई जा रही है और इंसास की संख्या भी 23 है। 303 राइफल, ये 303 राइफल ये वो राइफल है जिसे पुलिस प्रयुक्त करती थी, इनकी भी संख्या 36 के करीब बताई जा रही है। अब आप ये समझिए कि नक्सलियों का हथियार समर्पण करना एक सबसे बड़ा परिचायक है कि वे हथियार छोड़कर समाज से जुड़ना चाहते हैं। हमारा समाज जो सुसभ्य समाज है, जिसमें हथियारों का कोई प्रयोग नहीं होता, उस समाज में अगर नक्सली आते हैं तो उन्हें अपना हथियार भी छोड़ना पड़ता है। तो ये एक प्रतीक है उनका हथियार का समर्पण करना। इसके अलावा लॉन्चर BGL है। BGL लॉन्चर अब मुख्यतः नक्सल ऑपरेशन या नक्सली जब ऑपरेशन करते हैं उस समय उपयुक्त करते हैं, किसी भी रोड को ब्लॉक करने के लिए या फिर उस स्थान को उड़ाने के लिए। इसके अलावा 12 बोर सिंगल शॉट के 41 गन है। आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा एक सिंगल शॉट की बंदूक होती थी, वो भी है। इसके अलावा LMC 4 कार्बाइन और एक पिस्टल भी बरामद की गई है। अब इनके आत्मसमर्पण की मुख्य बिंदु जो है नक्सलियों ने संविधान पर विश्वास जताया। नक्सलियों ने संविधान पर विश्वास जताया, इस कारण उन्हें संविधान की प्रतियां भी भेंट की गई। अब अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र लगभग नक्सल मुक्त घोषित हो गया। अबूझमाड़ वो इलाका जिसे समझना काफी कठिन माना जाता है, वो इलाका जो कभी नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ था, वो आज नक्सल मुक्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। केवल दक्षिण बस्तर, अब आप इस चीज को समझिए, केवल दक्षिण बस्तर मतलब सुकमा और बीजापुर, ये दो इलाके हैं जो अब भी नक्सल प्रभावित होने की स्थिति में है या इन्हें नक्सल प्रभावित माना जा सकता है। इसके बाद भी ये जो दो जिले हैं इनमें नक्सलियों की होने की संभावना है, पर गतिविधियां भी बिल्कुल नगण्य के समान है। अगर हो सके तो 2026 से पहले शायद ये जिला भी नक्सल मुक्त हो जाए। अब ठीक 16 तारीख पे हम चलते हैं कि 16 अक्टूबर 2025 को क्या हुआ था। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि 16 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उन्हें भी सेम चीजें समझ आई कि अब खून खराबा करने से कोई फायदा नहीं है, जल जंगल अगर जमीन को बचाना है तो उन्हें हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ना होगा, तब वे बढ़ चढ़कर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और अपने जल जंगल जमीन और आदिवासियों के हित की रक्षा कर सकते हैं। इसमें जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों ने समर्पण किया है। इसमें वरिष्ठ CPI माओविस्ट ठीक कमांडर भी शामिल है। इसमें जो वरिष्ठ CPI कमांडर उन्होंने आत्मसमर्पण किया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने। आप वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना मुस्कुरा रहे हैं जब वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ये परिचायक है कि अब हमारा देश में अब हथियार बंद होने वाले हैं। अब देश के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा सामान्य होने की स्थिति में है। अब लोग संविधान से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आत्मसमर्पण से संगठन की संचालन क्षमता और रणनीतिक
प्रभुत्व कमजोर हो गया है। अब आप इस चीज को समझिए कि 208 छत्तीसगढ़ में हो गए और 61 महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हो गए। अब ये दोनों इलाके जो हैं वो आपस में सटे हुए हैं। तो जब सटे हुए इलाके को अगर हम संयुक्त रूप से देखें तो इसमें जो संख्या हो रही है वो करीबन 269 के आसपास आ रही है। मतलब 270 नक्सली अब माओवाद को छोड़कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, आम आदमी बन रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं नक्सलवाद की कमर पूर्णतः टूट गई है, विशेषकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और अबूझमाड़ के क्षेत्र में। अब संकलित आंकड़े जो है इसके आधार पर यह है कि कुल नक्सली जो है 258 है। ठीक, ये जो आंकड़े हैं ये कल तक के आंकड़े थे, जिसमें छत्तीसगढ़ में 197 नक्सली होने की संभावना थी। पर आज सवेरे जब नक्सलियों ने समर्पण किया तो यह आंकड़ा 197 से बढ़कर 208 हो गया और महाराष्ट्र में 61 की संख्या रही। कुल मिलाकर 269 नक्सलियों ने 2 दिनों में 269 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है, सोचने की बात है और विचार करने की बात है कि अब नक्सलवाद इतिहास के पन्नों में रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नक्सल मुक्त क्षेत्र में वृद्धि और हथियारों की जब्ती से सुरक्षा बलों की स्थिति मजबूत होगी। एक जमाना था जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो हमने छत्तीसगढ़ में कई नक्सली हमले सुने, हमने कई सारे जवानों को खोते देखा, हमने एसपी रैंक के विनोद चौबे को भी खोया है, हमने अभी तत्काल में डीएसपी आकाश गिरेपुंजे को भी खोया है और हमने 2013 में प्रदेश के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं को खो दिया। इन सब का सिर्फ एक ही कारण है, वो है नक्सलवाद, जिनकी अभिप्राय जल जंगल जमीन बचाने की थी, पर ये अपने मुद्दे से भटक गए थे और इनकी लड़ाई विकास रोक रही थी। पर सरकार सतत प्रयास में थी इन सभी से बंदूक से नहीं, बातों से आमंत्रण किया जाए, खुले हाथों से इनका स्वागत किया जाए और जिसका आज हमें प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नक्सल डिवीजन और संगठनात्मक स्थिति की, जिसके आधार पर यह हालत है कि अब नॉर्थ बस्तर डिवीजन, कौन सा? नॉर्थ बस्तर डिवीजन लगभग नक्सल मुक्त हो गया है। जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? आपके जगदलपुर, नारायणपुर और कांकेर क्षेत्र। इस चीज को आपको इस नाम से बताया जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ का नक्सल मुक्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले नक्सल प्रभावित बचे हुए हैं। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, अबूझमाड़ कोर जोन। अबूझमाड़ ये वो कोर जोन है जहां पर सबसे ज्यादा नक्सलियों का सघन गढ़ माना जाता था। आज की स्थिति में यह लगभग नक्सल मुक्त हो गया है क्योंकि करीब 208 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद से अबूझमाड़ जो सुंदरता का प्रतीक है, जो छत्तीसगढ़ में बस्तर की कला संस्कृति का प्रतीक है, जो कई सालों से करीब 4 दशकों से नक्सलवाद के गढ़ होने का दंश झेल रहा था, आज वह अबूझमाड़ इस दंश से निकल चुका है और आज एक समृद्ध अबूझमाड़ या यूं कहे बस्तर की अलौकिक छटा को दिखाने वाला अबूझमाड़ हम सबके सामने आ रहा है। साउथ बस्तर डिवीजन अर्थात दक्षिण बस्तर डिवीजन आंशिक सक्रिय है। ये वही जिले हैं जो सुकमा और बीजापुर में हैं। अब ये बहुत सीमित है क्योंकि अब आप इस चीज को समझिए, इस नक्सल ऑपरेशन से पूर्व हमने कुछ दिन पहले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की चर्चा की थी। ये वही ब्लैक फॉरेस्ट है जो बीजापुर जिले में चल रहा था। इसके बाद है दंडकारण्य जोनल कमेटी, यहां पर भी सीमित है।
अब संगठन की क्षमता घट चुकी है, संगठन की क्षमता घट चुकी इन द सेंस कि यहां पर बहुत ही न्यून मात्रा में इक्का दुक्का कोई नक्सली बचा हुआ है, तो उनका भी कोई संगठन नहीं है। वो खुला खुला या यूं कहे अपने अपने सामान्य जीवन जीने को मजबूर हैं। वो एक खुले तौर पर अपने आप को नक्सली के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है अगर ये हुआ तो शायद उन पर कार्यवाही होगी। पर उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गढ़चिरौली डिवीजन महाराष्ट्र, ये वही डिवीजन है जहां पर 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, और यहां पे भी स्थिति काफी कमजोर है, क्योंकि यहां पर इन नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर ने भी आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसके बाद से यहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत नक्सलियों के पास एक नेतृत्व की होने की है, और बिना नेतृत्व के कोई भी सेना बेहतर कार्य नहीं कर सकती। तो यह माना जा रहा है कि यहां पर भी जो स्थिति है वो नक्सलियों की काफी कमजोर हो चुकी है। अब प्रत्येक डिवीजन में एरिया कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी और पीएलजीए इकाइयां होती हैं। ठीक है, अब वर्तमान नक्सल स्थिति के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है अभी नक्सलियों की स्थिति। ये है आपका गढ़चिरौली, ये आपका उत्तर बस्तर, ये आपका पूर्वी बस्तर, ये आपका दरभा डिवीजन, ये आपका नारायणपुर डिवीजन, ये आपका दंतेवाड़ा। अब ये जो बचा हुआ है ना, ये पश्चिम उत्तर बस्तर। ठीक है, अब इसमें कौन से जिले आते हैं? ये आपका ये साउथ बस्तर डिवीजन। कौन कौन से जिले हैं? सुकमा और बीजापुर। ठीक है, सुकमा और बीजापुर, यहां पर जो स्थिति है वो बस रेड है। बाकी गढ़चिरौली में भी एकदम नगण्य की स्थिति में है, और ये आपका इधर जो है ये आपका दंडकारण्य है, ये भी बहुत ही सीमित स्थिति में है। तब आप ये समझिए कि जो ग्रीन है वो करीब करीब नक्सल मुक्त हो गया है, जो रेड है यहां पर सीमित है, और यहां पर जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है कि इनके पास अब एक नेता नहीं है जो इनका नेतृत्व कर सके, जो कि एक अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यह समझते हैं कि सामाजिक और प्रशासनिक प्रभाव ऐसा क्या पड़ा कि नक्सली समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले मुख्य धारा से पुनर्वास के तहत आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब आप इस चीज को समझिए कि नक्सली जो आत्मसमर्पण करते हैं, उनके आत्मसमर्पण के बाद सबसे जरूरी चीज होती है जीविकापार्जन का स्रोत तैयार करना। स्रोत तैयार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक कौशल में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस कारण से उन्हें अपने स्वरोजगार को शुरू करने के लिए आर्थिक मदद भी की जाती है, और उसके साथ उनके कौशल उन्नयन पर भी काम किया जाता है, ताकि वो कुछ ही समय में अपने स्वरोजगार की ओर बढ़ सके या अपने रोजगार के लिए काबिल हो सके। इसके अलावा अबूझमाड़ उत्तर बस्तर में विकास परियोजनाएं और सड़कों के निर्माण की संभावना बढ़ी। ये हमको सभी को पता है कि बस्तर जो कभी रास्ते की कमी से जूझता था, आज वहां शानदार हाईवे बन चुके हैं। जब आप रायपुर से विशाखापट्टनम की तरफ जाएंगे तो आपको शानदार रोड दिखेंगे। हालांकि इस पर यह समस्या भी है कि उन रोड पर कभी कभी काम भी चलते हैं, पर बात यह है कि बस्तर में वैसे रोड देखना पुराने समय और वर्तमान समय में काफी सकारात्मकता नजर आती है। इसके अलावा जब हम बढ़ते हैं कि दक्षिण बस्तर में सीमित सुरक्षा अभियान है। अब इस चीज को समझिए कि यह है आपका दक्षिण बस्तर। यहां पर क्या किए हैं, जो सुरक्षा अभियान है उनकी संख्या को सीमित किया है। इससे क्या हो गया है कि नक्सलियों के जो एक मन में डर था कि उनकी हत्या हो जाएगी, वो कम हुआ। पर उन्हें डर इस बात का है कि अगर वो समाज, अगर ये हथियार लेकर कब तक रहेंगे, कैसे जिएंगे और कब तक लड़ते रहेंगे। तो ये भी उनका एक भय है, पर यह भय एक सकारात्मक भय है जो उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है।
अब इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि सुरक्षा बलों की रणनीति और केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से नक्सल संरचना को कमजोर किया जा सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर, चाहे सरकार किसी की भी हो, सतत प्रयासरत हैं कि कैसे भी करके छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त किया जाए। क्यों? क्योंकि खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ जब तक नक्सल है तब तक वास्तव में इसके खनिज संपदा का उपयोग नहीं किया जा सकता। पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है वो जल जंगल जमीन को बचा कर रखे हुए हैं। पर सवाल ये है कि क्या जल जंगल जमीन को बचाए रखना ही उनका वास्तविक उद्देश्य है, या बस्तर के विकास को रोकना भी उनका एक लक्ष्य था? यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप किस सोच के साथ इस बात को समझ रहे हैं। तो पुनर्वास का जो उद्देश्य है हम उस पर चर्चा करते हैं कि भैया क्यों पुनर्वास जरूरी है, क्यों नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मुख्य धारा में लाना, क्योंकि इस चीज को समझिए कि कोई व्यक्ति एक आपराधिक प्रवृत्ति का होता है, उसे समाज सरलता से स्वीकार नहीं करता, तो ऐसे में इन नक्सलियों को भी समाज कैसे स्वीकार कर लेता। तो इस पुनर्वास के माध्यम से समाज में उनके सम्मान, मान और उनके आय के स्रोत को बनाए रखने और उन्हें एक सामान्य जीवन जीने के लिए पुनर्वास नीति लाई जाती है, जिसमें उनको आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान किया जाएगा। जैसा हमने चर्चा की, हिंसा या पुनः सक्रिय होने की संभावना को रोकना। अब आप इस चीज को समझिए कि जब उस व्यक्ति का मस्तिष्क मैनिपुलेट करके उसको नक्सली बनाया जा सकता है, तो ऐसे कई कारण हैं या कई स्थितियां उत्पन्न करके उसे वापस नक्सल भी तो बनाया जा सकता है। भाई अगर कोई व्यक्ति नक्सल छोड़कर आ गया, फिर किसी बात का डर दिखाकर, किसी बात से उसके मैनिपुलेट कर उसको वापस नक्सली बना दिया जाए, तो कितनी बड़ी गड़बड़ की बात है। तो इन सब से बचाने भी एक सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि एक व्यक्ति जिस धारा को स्वीकार कर लेता है वो अक्सर उस धारा पर ही आगे बढ़ता है। कभी कभार ही होता है कि वो धारा बदल कर मुख्य धारा से जुड़ना चाहता हो। पर समस्या ये है कि जो भोली भाली जनता है, जिसे पहले भी गुमराह किया जा चुका है, उसे शायद फिर से गुमराह भी किया जा सकता है। इस चीज से बचाने के लिए उनको पुनर्वास योजना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सरकारी नीतियां और योजनाएं क्या क्या हैं पुनर्वास के लिए। तो सबसे पहले है मुख्य धारा पुनर्वास योजना। क्या है? मेन स्ट्रीम प्रोग्राम। अब इस चीज को समझो कि आर्थिक सहायता, एक मुश्त राशि या मासिक अनुदान। अब इस चीज को समझो, दो चीजें भैया। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यार ये नक्सली वापिस पैसा के चक्कर में नक्सल आत्मसमर्पण कर देते हैं, उसके बाद फिर नक्सली बन जाते हैं क्या? नहीं। इस चीज को ध्यान रखना कि कोई भी नक्सली अगर आत्मसमर्पण करता है तो पैसा तो उसके अकाउंट में जाते रहेंगे, वो निगरानी में भी रहेगा, पर वो पैसा 3 वर्ष के बाद ही निकाला जा सकता है, क्योंकि 3 वर्ष तक पूरी टीम, या यूं कहे जो एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम उस समर्पित नक्सली को, या यूं कहे युवक को या युवती को पूरा ध्यान देता है, उसके कौशल विकास पर काम करता है, उसके माइंडसेट को पढ़ने की, समझने की कोशिश करता है कि क्या ये पुनः नक्सली बन सकता है। जब ये तय हो जाता है कि वो व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण किया है वो पूर्णतः समाज की मुख्य धारा में ढल चुका है और उसके जाने की संभावना बहुत ही नगण्य है, उस अवस्था में वो अपने पैसे को निकाल सकता है। तो इस चीज को याद रखिए कि उसे एक मुश्त राशि या मासिक अनुदान तो मिलता है, जो कि हर माह उसके खाते में जमा होता है, पर वो उसका उपयोग 3 वर्ष के बाद ही कर सकता है। कृषि और व्यवसाय में सहायता,
अब इस चीज को समझिए कि जो किसान कृषि करना चाहता है उसके लिए कृषि की भूमि भी उपलब्ध कराती है सरकार, एवं सरकार के द्वारा समर्पित लोगों के लिए कौशल विकास का भी कार्यक्रम आयोजन किया जाता है पुनर्वास के तहत, ताकि कोई व्यक्ति अगर आत्मसमर्पित किया है तो उसके रोजगार के अवसर मिले या वो स्वयं का रोजगार खड़ा कर सके, जैसा कि ये हमने बता दिया। अब रिहैब सेंटर भी बनते हैं। रिहैब सेंटर क्यों बनते हैं? रिहैब सेंटर इस नाम से बनते हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति की मनस्थिति क्या है, कैसी है, वो जंगलों में रहा व्यक्ति है, अल्प सुविधाएं या यूं कहें ऐसी सुविधाएं जिसमें आप 1 घंटे ना रह सके, उसका पूरा जीवन वहां पर बीता हुआ है, वो आम जनता से न ठीक से बात करने के लायक है, उसकी मनस्थिति, या वो आम जनता के साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा असहज महसूस होता है, या यूं कहे जिसकी शुरुआत बंदूकों से होती है, उसके हाथ में अगर कामगार के औजार रख दिए जाएंगे तो वो क्या सहज हो पाएगा? इस नाम से रिहैब सेंटर की भी स्थापना की गई है, जहां पर उनको एक अस्थायी आवास है, जहां पर उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी दी जाती है। क्योंकि इस चीज को समझिए कि जो व्यक्ति अगर आत्मसमर्पण करता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि वो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा प्रदान करे, उसके आवास की व्यवस्था करे और उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराए। इस नाम से ये रिहैब सेंटर बनते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श और सामाजिक समायोजन के लिए भी ये बने हुए हैं। अब इस चीज को समझिए कि नक्सली जो होते हैं उनका जीवन पूरा जंगलों में बीत रहा है। 16-16, 15-15 साल के बच्चे नक्सली बन जाते थे। कितने दुख की बात है। ऐसे लोग शिक्षा के अभाव में इनकी बुद्धि के साथ खेला जाता था, तो इनकी बुद्धि को ना खेला जाए, इनको समाज उपयोगी एक संसाधन बनाया जाए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है शिक्षा, और शिक्षा पर भी काम सरकार के द्वारा किया जाता रहा है। जैसे कि सरकार निजी प्रशिक्षण केंद्रों में तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देती है, खेती, सिलाई, कढ़ाई, निर्माण, डिजिटल कामकाज आदि में रोजगार के भी अवसर प्रदान करती है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे सामाजिक समायोजन। अब इस चीज को समझिए कि जो व्यक्ति नक्सलवाद से ग्रस्त हुआ, जो कई वर्षों तक समाज से दूर रहा, जिस पर कई हत्याएं और समाज को विभत्स करने वाले आरोप लगे हैं, क्या समाज उसको सहजता से स्वीकार करेगा? यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें अगर वो मुख्य धारा में शामिल कर रही है तो समाज में भी उनको उतना ही सम्मान दे जितना अन्य समाज में पहले से रह रहे लोगों को मिले। जिसके लिए नक्सलियों को स्थानीय समाज में स्वीकार्यता दिलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्थानीय पंचायत और सामाजिक संस्थाओं से उनको जोड़ा जा रहा है ताकि वो सामान्य लोगों की तरह कार्य कर सके, आगे बढ़ सके और समाज से जुड़कर एक बेहतर मानव संसाधन की भूमिका निभा सके। इसके अलावा एक चीज और है जिसे मैं बस्तर की संस्कृति का एक सबसे बड़ा बेहतर उदाहरण मानता हूं कि इतने दंश झेलने के बाद भी वहां के लोगों ने सरकार को भरपूर समर्थन दिया और जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं उन्हें पूर्णतः मान सम्मान के साथ स्वीकार किया, जिसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की कगार पर खड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं सुरक्षा और निगरानी की। इस चीज को समझिए कि कोई भी व्यक्ति जब नक्सलवाद छोड़कर आता है तो उसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या होती है उसकी सुरक्षा की, क्योंकि वो नक्सलियों का राजदार होता है। उसे पूरी जानकारी होती है कि कौन नक्सली की क्या कमजोरी है, कहां पर उनके ठिकाने हैं, कहां से उन्हें संसाधन मिलते हैं,
कहां से उन्हें आर्थिक सहयोग मिल रहा है, इन सब की जानकारी उन आत्मसमर्पित नक्सलियों के पास होती है, जिससे ये भी फायदा उठाया जा सकता है कि नक्सलियों पर आघात कर सकते हैं। पर प्रश्न ये भी उठता है कि वो नक्सली तो बंदूक छोड़कर एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता है, पर राजदार तो है, तो कहीं वो अपना राज ना खोल दे, इस कारण उसके जान के भी खतरा है, जिसके तहत सरकार ने उनके लिए विशेष सुरक्षा और निगरानी के लिए रिहैब सेंटर की भी शुरुआत की है। इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि हथियार को जमा करना अनिवार्य और प्रतिबंधित है। अब समझिए कि कोई भी नक्सली अगर आत्मसमर्पित कर देता है तो पहली चीज तो यह कि उसको हथियार जमा करना पड़ेगा। दूसरा चीज तो यह कि वो हथियार जमा कर दिया, उसके बाद वो हथियार वापस नहीं रख सकता। सिर्फ एक कंडीशन में सरकार उसको सुरक्षा मुहैया कराती है, अगर उसके ऊपर जान और माल का खतरा है तो। जैसा कि नक्सलियों के जो प्रवक्ता है रुपेश, उसको सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी और अभी उन 208 नक्सलियों को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, पर रुपेश एक बड़ा टारगेट हो सकता है नक्सलियों के लिए, इस कारण उसे विशेष सुरक्षा भी सरकार मुहैया कराएगी। अब इसके बाद हम समझते हैं कि प्रभाव और सफलता क्या हुई। प्रभाव और सफलता पर हमने अब तक पूरी चर्चा की है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर हमको चर्चा करनी चाहिए। इसका एक बेहतर उदाहरण आज हमें देखने को मिला कि 208 नक्सलियों ने अपने आप को आत्मसमर्पित कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ लिया और छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ नक्सल मुक्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष, मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज की अगर हम आपसे चर्चा करते हैं तो उस बात का निष्कर्ष होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बिना हमारी और आपकी चर्चा में कोई सार्थकता नहीं नजर आती। हमको समझना भी जरूरी है कि निष्कर्ष क्यों जरूरी है। निष्कर्ष में हम सबसे पहले देखते हैं कि यह अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक आत्मसमर्पण है। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि 208 करीब 4 दशक से छत्तीसगढ़ नक्सलग्रस्त था, जिसमें ये सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है 208 लोगों का, जिसके बाद अबूझमाड़ क्षेत्र लगभग पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। अब इस अबूझमाड़ के नक्सल मुक्त होने के बाद संगठनात्मक क्षति और हथियारों की जब्ती से माओवादियों के जो समूह है उसकी ताकत पर बिल्कुल कमी आ गई है। अब इस चीज को समझिए कि 208 बड़े बड़े लीडर, 25,000 से लेकर 1 करोड़ तक कई नामी नक्सली अगर आत्मसमर्पित कर देता है तो सोचिए क्या स्थिति होगी उस संगठन की। अब दक्षिण बस्तर में सीमित गतिविधियां शेष है, लेकिन यह अब व्यापक क्षेत्र में बन चुका है। व्यापक क्षेत्र जिस पर हमने चर्चा किया था कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बड़ा आत्मघाती था, कई नक्सली मारे गए, कईयों ने आत्मसमर्पण किया, तो वह भी एक बहुत ही सीमित क्षेत्र तक चला गया है ब्लैक फॉरेस्ट के कारण। अब आखिरी पॉइंट यह है कि यह घटना दिखाती है कि सशक्त प्रशासन, विकास और पुनर्वास योजनाओं से नक्सली को स्थायी रूप से कमजोर किया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने छत्तीसगढ़ में, जो कि बहुत ही जल्द नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, उस पर आज हुए घटनाक्रम या यूं कहे 17 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्ड नक्सलियों के आत्मसमर्पण के स्वर्णिम अक्षरों के दिन में याद करेंगे। ये आपके लिए प्रश्न उपयोगी हो सकते हैं, ये आपके ऐसे के विषय भी हो सकते हैं। इसके साथ इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर अभी आपका मेंस का रिजल्ट आने वाला है तो शायद ये प्रश्न आपके इंटरव्यू टेबल तक पहुंच जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में क्या नक्सलवाद खत्म हो गया, तो इस पर आप एक बेहतर तरीके से जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। सक्षम आप इस बात पर भी हो पाएंगे कि कोई व्यक्ति कहीं अगर आप छत्तीसगढ़ से बाहर जाएं और आपसे कहे कि आप तो छत्तीसगढ़ से हैं जहां पर नक्सली रहते हैं, तो आप भी एक सटीकता से जवाब दे सकते हैं कि हम जिस छत्तीसगढ़ से आते हैं वो खनिज संपदा और धान के कटोरे से समृद्ध प्रदेश है। नक्सलवाद तो बस एक इतिहास बन चुका है।
इसके साथ आप जवाब उन लोगों को भी दे सकते हैं जो ये प्रश्न करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी सिर्फ काफी निम्न सोच के साथ हैं। तो ये बेहतर जवाब होगा कि आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं, अपराध की नहीं, किसी के खून की नहीं। तो जब कोई आपसे इन सभी प्रश्नों पर सवाल करे तो आपके पास एक सटीक उत्तर होने की संभावना है, ऐसा मैं महसूस कर सकता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये आत्मसमर्पण उस संविधान की जीत है जिससे यह देश चल रहा है। यह आत्मसमर्पण उस सरकार की जीत है जो नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही थी, ताकि हर जिले, हर संभाग, हर गांव और हर क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाए, छत्तीसगढ़ का एक बेहतर मानव संसाधन बने। तो मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।